बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? दिस इज़ मोहम्मद ज़हूर, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, और मैं आपको इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के प्रिपरेशन सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 14। सेक्शन 14 एम्प्लॉइज़ शेयर स्कीम के साथ डील कर रहा है। लेकिन इससे पहले एक बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि तकरीबन 7 वीडियोस पहले बन चुके हैं और अ सीरीज़ ऑफ वीडियो अभी और भी इन प्रोसेस है, और एक कंप्लीट कोर्स हमने प्रिपेयर करना है। और ताकि जैसे कोई नया लेक्चर है, जैसे कोई नया लेसन है या कोई फर्दर डेवलपमेंट हो, ताकि उसकी आपको एडवांस में नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि इस वक्त मैं प्रमोशन की कोशिश करूँगा, लेकिन आगे मेरा इरादा है कि प्रमोशन को कम किया जाए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वही वीडियो को देखें। तो अब हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं सेक्शन 14 का। ये है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। देखो, कुछ लोग शायद नए हों और उनको एम्प्लॉय शेयर स्कीम के बारे में ना पता हो कि व्हाट इज़ एम्प्लॉय शेयर स्कीम। आपको पता है कि एक कंपनी के जो ओनर होते हैं वो होते हैं उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो बाज़ औक़ात किसी साल के दौरान में या साल के आखिर में किसी ख़ास वजह से कंपनी इस तरह करती है कि अपने शेयर्स जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉय को भी दे देती है, या फिर एम्प्लॉय को शेयर्स ख़रीदने का राइट दे देती है। इस चीज़ को, इसके पीछे रैशनल क्या होता है? एक वजह तो ये हो सकती है कि एट द एंड ऑफ ईयर डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड को बचाने के लिए शेयर्स दिए जा सकते हैं। दूसरी बात जो इसके पीछे रैशनल है कि कंपनी के शेयर्स को कंपनी में शेयर मिलेंगे तो वो एक किस्म के कंपनी के ओनर बन जाएंगे, तो वो कंपनी में ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करेंगे। खैर, हम बात करेंगे टैक्सेबिलिटी की। तो इसमें एम्प्लॉय शेयर स्कीम सेक्शन 14 का जो सब सेक्शन 1 है वो हमें ये बताता है कि अगर एक एम्प्लॉय को आपने राइट टू एम्प्लॉय शेयर स्कीम दे दिया है या ऑप्शन दे दिया है कि वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में से कुछ ख़ास क्वांटिटी में शेयर ख़रीद सकता है एट अ सब्सिडाइज रेट, तो इस सूरत में वो बंदा, उसके पास अभी तक जस्ट एक राइट गया है या उसके पास एक ऑप्शन गया है, आप उसको टैक्स नहीं करेंगे इस वक्त तक, क्योंकि अभी तक उसने एक्सरसाइज नहीं किया। ये सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 1 में जाते हैं। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3, यानी कि सब सेक्शन 3 को आपने कंसिडर करना है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि इशू अब इस सूरत में ये हुआ कि कंपनी ने जो शेयर्स थे वो उस एम्प्लॉई को एक्चुअली इशू कर दिए हैं। वजह क्या है कि उस एम्प्लॉई ने जो ऑप्शन तो उसके पास था या जो उसके पास राइट था उसको एक्सरसाइज कर दिया है। तो अब बात आ जाएगी टैक्सेबिलिटी की, क्योंकि अब जो है ना हमने डिटरमिन करना है वो इन शेयर्स का मालिक बन चुका है, तो हम किस तरीके से उसकी वैल्यू निकालेंगे। पहली बात यह है कि फ़र्ज़ करें कि एक शेयर जो था वो 100 रुपये का था, तो उसको 100 शेयर मिले। उस एम्प्लॉई को, एम्प्लॉई जो मिस्टर एक्स है, उसको 100 शेयर मिले। तो इन 100 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसकी जो उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू है 100 रुपीज़ से, तो फेयर मार्केट वैल्यू को आपने लेना है। तो आप 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 रुपये का उसको बेनिफिट हुआ। लेकिन इसमें नॉर्मली ये होता है कि कुछ ना कुछ कॉस्ट लाजमी इन्वॉल्व होती है एम्प्लॉय शेयर स्कीम में। तो अगर उसने कोई कंसिडरेशन पे की है या कोई कॉस्ट इसके दौरान जो है ना वो आई है, तो वो कॉस्ट आपने माइनस कर ली। मिसाल के तौर पर कंपनी ने आपको जो 100 रुपये वाला शेयर था जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये बन रही थी, आपको 20 रुपये में ऑफ़र किया था। तो 20 ज़रब 100 आप करेंगे तो 2,000 रुपये तो आपके उसमें से एक्सपेंसेस थे या कंसिडरेशन जो आपकी तरफ से काटेगी, तो ये हम माइनस कर लेंगे। क्लियर? यानी कि आपको 10,000 रुपये का शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो कि आपको मिले थे, उसमें से जो कंसिडरेशन पेड थी वो थी 2,000, तो आपके पास 8,000 जो आपके पास इनकम बनेगी। ये कहाँ ऐड होगी, किस हेड्स ऑफ इनकम में ऐड होगी? ये सैलरी में ऐड होगी। ठीक है, उस साल की जो सैलरी होगी, फर्स्ट की आपकी 12 लाख सैलरी थी, तो 8,000 आपको यहाँ से बेनिफिट हुआ, तो 12,000 प्लस 8,000 टोटल सैलरी फॉर दैट ईयर विल बी डिटरमिन एज 12,08,000। उसके बाद फिर हम जाते हैं सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 3 में यह है कि भाई बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपनी जो शेयर्स अलॉट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा लेती है कि आप इसको फ़ौरन नहीं बेच सकते या किसी और बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देखिए, अब इसमें कंडीशन चेंज हो गई है, चूँकि आपके पास यानी एम्प्लॉई के पास शेयर्स तो आ चुके हैं लेकिन शेयर्स को वो बेच नहीं सकता, तो उस साल में या उस वक्त हम इसको टैक्स नहीं करेंगे। ठीक है, टैक्स एट दैट टाइम हम इसको नहीं इन्फोर्स करेंगे। फिर कब करेंगे? उसके लिए कंडीशन ये है कि ये 2 कंडीशन है, इनमें से जो भी पहले होगी तो उस वक्त हम इसको टैक्स यानी करेंगे। पहली बात ये है कि
ये जो शेयर्स थे वो जो है ना अब उसके पास पावर आ चुकी है कि वो इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। जब उसके पास ट्रांसफ़र करने की या बेचने का राइट आ चुका है तो उस वक्त उसकी इनकम में हम उसको यानी सैलरी इनकम में इसको ऐड कर लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो कि इसको बेस्टॉक किए गए थे। दूसरी बात यह है कि अगर वो इसको डिस्पोज़ कर लेता है, बात बात ये होता है कि कंपनी उसको ट्रांसफ़र करने का मौका नहीं देती, लेकिन बंदा वो कहता है कि ठीक है फिर इस तरह करें कि भाई मैं इसको डिस्पोज़ करना चाहता हूँ, तो कंपनी उसे कह देती है कि ठीक है अगर आप डिस्पोज़ करना चाहते हैं तो हम इसे 80 रुपये में आपसे ख़रीद लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ, अब ये जो है ना इसको डिस्पोज़ल कहते हैं कि बजाय कि बाहर मार्केट में जाए, और कंपनी बाज़ औक़ात वो शेयर मार्केट में नहीं देना चाहती, ठीक है। तो अब वो 80 रुपये का डिस्पोज़ हुआ, 20 रुपये का आपने ख़रीदा था, तो मतलब क्या हुआ, डिफरेंस निकाल के आप इस तरीके से उस डेट को, इसमें से जो भी पहले वाक़या हो, या तो आपने डिस्पोज़ पहले कर लिया या फिर आपने वो जो राइट टू ट्रांसफ़र आपको पहले ग्रांट हो गया था, तो उस वक्त आपने अपनी सैलरी के अंदर या उसको ऐड कर देना। फिर सेक्शन 4 वो हमें बताता है कि कॉस्ट ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ शेयर निकालने का जो तरीका है वो उसने बताया है कि अगर एक तो ये है कि अगर आपको एम्प्लॉय शेयर स्कीम से शेयर मिले, इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे की थी, जिस तरह के मैंने एग्जांपल दी थी कि 20 रुपये आपने कंपनी को पे किया तो वो शेयर आपके हो गए। उसके बाद फिर बाद बात ये होता है कि आप ये जो राइट है इसके लिए भी जो है ना वो कोई कंसिडरेशन पे करते हैं, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो इस राइट के मिलने के लिए भी अगर कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों कॉस्ट ऐड हो जाएंगी, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ दीज शेयर्स ये ट्रीट होगी। और उसके बाद फिर ये सब सेक्शन 5 ये कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय शेयर स्कीम से आपको शेयर्स मिले, अब आप इसको डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं, तो डिस्पोज़ ऑफ करने का मतलब ये है कि अब आप इसमें से इसको बेच रहे हैं, तो इस सूरत में आप किस तरीके से उसकी टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे, या क्योंकि देखिए आपको बेनिफिट तो हुआ है, वो बेनिफिट के ऊपर टैक्स भी लगेगा, वो सैलरी में जाके ऐड होगा, लेकिन कितना होगा, वो होगा आसान सा फार्मूला है A माइनस बी, वेयर A क्या चीज़ है, इज़ द कंसिडरेशन रिसीव फॉर डिस्पोजल ऑफ द राइट और ऑप्शन। चूँकि वो राइट और ऑप्शन आपको मिला था कि ठीक है आप शेयर ख़रीद लें 20 रुपये की, अब आपने क्या हुआ, वो जो राइट था उसके लिए जो कंसिडरेशन आपको मिली, द कंसिडरेशंस रिसीव्ड फॉर द डिस्पोजल, कि अगर आप ये राइट डिस्पोज़ करते हैं, मतलब आप शेयर नहीं लेना चाहते, तो फिर आपको कुछ पैसे मिलेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कंपनी आपको कहे 80 रुपये फिर हम आपको देने के लिए तैयार हैं। द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी अंडर दो सब सेक्शन इज़ दी एम्प्लॉइज़ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट और ऑप्शन। अब इस राइट या ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए जितने पैसे आपके लगे थे वो आपने माइनस कर लें। तो इस तरीके से A माइनस बी आप आसान सा फार्मूला है माइनस का, इससे आप निकालेंगे। या आज हमने पढ़ा एम्प्लॉय शेयर स्कीम के, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में ये होता है कि कंपनी आपको कुछ शेयर्स दे देती है कि आप ये शेयर्स लें और इंजॉय करें। अब ये जो शेयर्स हैं डेफिनेटली बिल्कुल फ्री में नहीं मिलते, कुछ ना कुछ आपने इसके लिए पे करना होता है। तो इस चीज़ को हमने देखना था कि किस तरीके से इसकी टैक्सीबिलिटी होगी। टैक्सीबिलिटी के लिए सबसे पहले ये जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम से आपको जो बेनिफिट होगा वो सैलरी में ऐड होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास शेयर्स की वैल्यू डायरेक्टली डिटरमिन हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फेयर मार्केट वैल्यू मैटर करेगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हो गया आज के लिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।